आपकी जो रग़बत है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के साथ, उनसे दूरी इख्तियार की आपने, वजह क्या बनी? इसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का अमर के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। असल प्रेपरेशंस की तरफ इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे, वजह क्या? किसी भी फील्ड के अंदर कोई स्मार्टली काम कर रहा होगा, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होगा, तो बाकी सबको भी उसके साथ मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा। एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, उसके लिए ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ये जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वो कितना काम कर रहे हैं? फ़र्क ये है, भले ये चारों एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हों, लेकिन नज़रिया एक होना चाहिए। ये नंबर्स की दौड़ में क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल लाइफ की लर्निंग है उससे बहुत पीछे हो रहे हैं? जब तक हम अपने टेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसके बैक एंड पे जो चलने वाले प्रोसीजर्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस और मैं हूं आपका होस्ट शकील अहमद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम एक्सपर्ट एडवाइस में जिस शख्सियत को हमने इनवाइट किया, उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री से पिछले तकरीबन 22 साल से वाबस्तगी है और वो बतौर एजुकेशनिस्ट पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूल्स के इनिशिएटिव्स बतौर फाउंडर और CEOs भी काम कर चुके हैं। करंटली मौजूदा वो एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड प्रोग्रेसिव ग्रामर स्कूल्स के CEO भी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अदील मुमताज़ साहब। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहला सवाल, एजुकेशन बिजनेस इंडस्ट्री है पाकिस्तान में और ये रियलिटी है, लेकिन इस बिजनेस इंडस्ट्री को आप जैसा कि प्राइवेट सेक्टर से एसोसिएट हैं, अभी स्टूडेंट के असल मकसद से हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो इदारे हैं, कॉलेजेस हैं, वो बहुत पीछे हैं। वो असल मकसद है रियल एजुकेशन, लर्निंग, डेवलपमेंट और सोशली उन स्टूडेंट्स का कैडर इतना हाई बिल्डअप कर देना कि वो मार्केट में रियल वर्ल्ड में जब आएँ तो वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर ईजिली फिट इन हो सकें और अपनी जॉब क्रिएशन बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकें। ये असल प्रेपरेशंस की तरफ इंस्टीट्यूशन नहीं जा रहे, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका और आपकी सारी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आज आपने मुझे मौका दिया। जहाँ तक हम ये बात कर रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री बन गया, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स मिल के नेशंस को आगे बढ़ते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जैसे ही एजुकेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर का नाम आता है, हमें लगता है कि ये पता नहीं कौन सा एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो आ गया और ये पता नहीं क्या करेगा आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन ज़ाती तौर पे पिछले मैं 22 साल से इस प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन के साथ मुंसलिक हूँ। मैंने प्राइवेट सेक्टर की वजह से इंटरमीडिएट लेवल पे, इवन ग्रेजुएशन लेवल पे, मैंने जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनके स्टैंडर्ड्स को अप होते देखा। और मैं समझता हूँ कि जब भी किसी भी फील्ड के अंदर कोई स्मार्टली काम कर रहा होगा, कोई प्रोडक्टिव काम कर रहा होगा, तो बाकी सबको भी उसके साथ मिलके आगे बढ़ना पड़ेगा, एनहांस करना पड़ेगा। आज अगर हम पोजीशंस की बात करते हैं, आज अगर हम अच्छी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, तो वो भरी पड़ी हैं प्राइवेट सेक्टर के स्टूडेंट्स के साथ। तो एक तो हमें बिल्कुल आइसोलेट कभी ना किया जाए। प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। हाँ, इस मुल्क का हिस्सा है। हाँ, हमें अपने मामलात को चलाने के लिए ज़रूर पैसे चाहिए होते हैं। आप हैरान होंगे कि हमें जो एक कॉलेज है उसका जो कमर्शियल रेट पे करना पड़ता है, उसकी कमर्शलाइजेशन वो ऐसे ही पे करनी पड़ती है जैसे किसी ने कोई बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट खोल लिया हो। तो उसके इक्वलेंट लेवल पे हम बिजली का बिल भी पे करते हैं, हम कमर्शलाइजेशन भी पे करते हैं। हमें 1% का भी सपोर्ट जो है वो सरकार से नहीं मिल रहा होता। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने हिस्से का काम कर रहा है। हाँ, हमें एवेल्यूएट करना चाहिए कि जो इदारे अच्छे काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट को चाहिए सपोर्ट करे, और जो इदारे अच्छा काम नहीं कर रहे उनको सब गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको इम्प्रूव करने की जो है वो कहा जाए। और जहाँ तक आपने दूसरी बात की रिगार्डिंग करैक्टर बिल्डिंग, तो तालीम से मुराद ही सिविलाइजेशन है, तालीम से मुराद ही करैक्टर बिल्डिंग है, उसके बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस वक्त बहुत अच्छा इदारे काम कर रहे हैं समेत हमारे, जिनका फोकस ही ये है कि बच्चे ना सिर्फ नंबर लें, क्योंकि एक डॉक्टर अच्छा बन गया लेकिन उसने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो वो नुकसान कर देगा। एक ऐसा अनपढ़ जो एक बेहतरीन इंसान है, वो सब पढ़े लिखे बंदे से जो एक बेहतरीन इंसान नहीं है वो ज़्यादा वर्दी है। और ये जो पढ़े लिखे इस किस्म के होते हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो जाते हैं उन अनपढ़े अच्छों से। तो ये एक सिस्टम है जो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आप पाकिस्तान के ख़ास तौर पे इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स के
और मैट्रिक लेवल के स्टूडेंट्स की आपकी अच्छी खासी एसोसिएशन है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जिस तरीके से बहुत बड़े बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट्स लगाए भी हैं, तो इस सिस्टम में अभी पाकिस्तान के अंदर जो तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि मुल्क के अंदर 4 डिफरेंट तालीमी निज़ाम जो हैं वो चल रहे हैं, जिसमें IGCSE है, IB है, हमारे मदरसे हैं, उसके साथ साथ ये जो बोर्ड्स एजुकेशन है, ये वैरायटी ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन जैसा कि इमरान खान साहब ने भी फरमाया, और वो उनका एक मोटिव भी था कि एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, तो वो जो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके लिए ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ख़ास तौर पे आप जैसे लोग, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और ये जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस, वो कितना काम कर रहे हैं एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन? देखिए, जहाँ तक तो एक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को लाने की बात और है, इसके साथ सॉरी टू कट, इसके साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या वो रुकावटें हैं जो सामने नज़र आ रही हैं, जिनकी वजह से पॉसिबिलिटीज़ की बन सकती है या नहीं बन सकती? देखिए, जहाँ तक तो बात है कि हमारे मुल्क के अंदर 4 एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं जी। देखिए, जब मुल्क के अंदर, मुल्की माशरों के अंदर तबकात होते हैं, तो उसी की बुनियाद पर आपके हर एरिया के अंदर तबकात आ जाते हैं। मतलब हम एजुकेशन के अंदर तो तबकात की बात करते हैं, हम जनरल लाइफ में नहीं देखते कि जनरल लाइफ के अंदर भी तो अगर हम कोई भी फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो उस फैसिलिटी के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ी वैरायटी अवेलेबल होती है, और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी वैरायटी अवेलेबल होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दुनिया के अंदर एक कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट उन पर पढ़ा रही होती है, और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिसमें आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, और उन बच्चों की ग्रूमिंग ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, उनको जो पढ़ाने वाले लोग होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर वो एक्सपेंसिव हैं तो लाजमी सी बात है कि वो उनका कंट्रीब्यूशन भी बेहतर तरीके से हो रहा होता है। हाँ, फ़र्क कहाँ है? फ़र्क ये है, भले ये चारों एजुकेशन सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर चल रहे हों, लेकिन नज़रिया एक होना चाहिए कि हम बच्चे से चाहते क्या हैं। हम अपने जो आज से 5, 10, 15 साल के बाद जो बच्चा इस मुल्क का हिस्सा बनेगा, जब वो वोट कास्ट करेगा, जब आप उसको ड्राइविंग लाइसेंस देंगे और वो अपना किरदार और अपना रोल प्ले कर रहा होगा सोसाइटी में, वो बच्चा हमें कैसा चाहिए। तो वो नज़रिया और वो बुनियाद एक होनी चाहिए। उससे ऑनवर्ड जो है, आप अगर कहें कि आप सबको टाट पे ले आएँ, सबको एयर कंडीशन क्लासरूम्स में ले आएँ, तो ये जनरली पॉसिबल नहीं है। होना ज़रूर चाहिए, हमारे हर मुल्क के बच्चे को बिल्कुल वो फैसिलिटी मिलनी चाहिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हम मिनिमम से भी लो पे जा रहे हैं। ठीक है। मतलब आप अगर प्लेन पे सफ़र करते हैं तो प्लेन पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि इकोनॉमी क्लास जो है वो 3rd क्लास हो और जो बिज़नेस क्लास है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। वो दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से थोड़ा मिलता जुलता फैसिलिटी जो है वो हासिल कर रहे होते हैं। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी ये मान लिया कि हम एक वेलफेयर स्टेट नहीं है कि जिसके अंदर पूरी गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी हो, एक तरह के स्कूल्स हों, फ्री एजुकेशन हो, गरीब से गरीब का बच्चा और अमीर से अमीर तक के जो औलाद हैं वो एक ही तरह के स्कूल्स के अंदर एजुकेशन हासिल कर सकें। दो वी आर नॉट अ वेलफेयर स्टेट, लेकिन इसके साथ साथ ख़ास तौर पे मैं इंटरमीडिएट लेवल के हवाले से बात करूँगा कि हमारे बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर वही पुराना निज़ाम नोट्स वाला, टीचर्स को ये गाइड कर दिया जाता है कि आपने ये नोट्स प्रोवाइड करने, इस दायरा कार से बाहर नहीं निकलना। रट्टे वाला निज़ाम वो एज इट इज़ वो मौजूद है हमारे कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पे पेरेंट्स हों, मेंटोर्स हों, गाइडर्स हों, टीचर्स हों, प्रिंसिपल्स हों, उनकी एक थॉट प्रोसेस है उनका कि हमारे स्टूडेंट ने बोर्ड के अंदर नंबर्स लेने। तो ये नंबर्स की दौड़ में क्या आप ये नहीं समझते कि हमारे स्टूडेंट्स को जो प्रैक्टिकल लाइफ की लर्निंग है उससे बहुत पीछे हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक तो बात है ना कि निज़ाम की तब्दीली के हवाले से, जब तक हम अपने टेस्टिंग सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, उसके बैक एंड पे जो चलने वाले प्रोसीजर्स हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगे। आपने एवेल्यूएट किन बेसिस पे करना है, उन एवेल्यूएशन बेसिस पे पहले काम करना पड़ेगा कि हम किन बेसिस पे अपने बच्चे को एवेल्यूएट करेंगे। जब वो एवेल्यूएशन बेसिस इम्प्रूव होंगे तो ऑब्वियसली आपके जो प्रोसीजर्स हैं, आपकी जो प्रोसीजरल वर्किंग्स हैं वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये देखना है कि हमने अपने बच्चे को एवेल्यूएट कैसे करना, उस पर काम करने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक बच्चे की एक फ़ाल शहरी बनने की बात है, वो इदारे की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब इदारे की जब जिम्मेदारी है, हम ये कहते हैं कि आप एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमने मजबूर कर दिया ना लोगों को। हमने क्या किया, हमने अपने बच्चों को जब सरकारी लेवल पर
बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं दी तो वो मजबूर हो गया 1500, 2000, 2200 वाले स्कूल में जाने के लिए। अब 2000, 2200 वाला जो स्कूल है वो आपको लगता है कि वो 50,000 वाले टीचर को अफोर्ड करेगा? वो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उसकी बुनियाद पे क्या है कि जब वो टीचर जो है वो लो लेवल पे वहाँ पे इन हो रहा है और उसकी फिर ग्रूमिंग भी नहीं हो रही, उसकी ट्रेनिंग भी नहीं हो रही, उसको अपग्रेड भी नहीं किया जा रहा, तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारी जो नस्ल है नई आने वाली, वो जो बच्चा है वो डे वन से ही बेचारा कहीं और ही साइड पर निकल पड़ा, कंफ्यूज्ड है। तो ये एक बेसिक रीज़न है जिसकी बुनियाद पे चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं। ज़बरदस्त बात की आपने जैसा कि जो रिनाउंड पाकिस्तान के अंदर जो प्राइवेट इदारे हैं, ख़ासतौर पे कॉलेजेस की चेन की मैं बात करूँगा, तो 3 मुख्तलिफ निजी इदारों के साथ, 2 के साथ आप मुंसलिक रहे, एक के साथ आप करंटली एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को आप एज ए CEO रन कर रहे हैं। तो इसमें अभी अगर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि यही राना साहब है, इन्होंने पहले भी ये 2 जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट ली, इनको लेड ऑफ किया, इनकी एक फाउंडेशन रखी, तो हमें अब किस कॉलेज में जाना चाहिए? अब ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कन्फ्यूजन है, तो आप क्या स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या रिकमेंड करें? देखें, मैं इसको ब्लेसिंग समझता हूँ। मैंने आज से पहले अपने करियर में इस फील्ड में जो 20 साल गुजारे हुए हैं, 2 साल हमें हो गए हुए हैं एपेक्स ऑफ कॉलेजेस को अल्हम्दुलिल्लाह लग रहमा से स्टार्ट किए हुए। उससे पिछले जो मैंने 18-20 साल ज़िंदगी गुजारे हैं, मैं समझता हूँ मेरी ब्लेसिंग है। मैंने उन 2 इदारों के साथ मिल के जो लर्न किया और फिर उस लर्न करने के बाद मुझे जो फील हुआ कि आज के बच्चे के अंदर हमें क्या कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उस लर्निंग की बुनियाद पे अपने दोस्तों के साथ मिल के एक ऐसा सिस्टम लाने की कोशिश की जिसकी आज वाक़तन इस मुल्क को ज़रूरत है। और सारे इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि हाँ उधर नहीं जाना चाहिए, उधर नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे इदारे में प्लस क्या है। हाँ, हमारा इदारा जो है था कि अभी जो तीसरा एक बड़ा जो इनिशिएटिव आपने लिया ये एपेक्स का, तो हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ टू और कॉमनली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉलेजेस चेन जो पाकिस्तान के अंदर चलते हैं, इसमें क्या ऐसी इनोवेशन है, क्या ऐसी नई चीज़ें हैं कि जो दैट कुड रियली मेक अ रियल डिफरेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ? देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि हमेशा शख्सियात, इदारे, मुल्क अपनी नीयत और अपनी डायरेक्शन की बुनियाद पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। नीयत का अच्छा होना और डायरेक्शन का ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देर सवेर हो सकती है, अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है, वो आपने प्लान किया 10 दिन में पहुंचना है, तो आप 2 दिन में, 12 दिन में पहुंच जाएंगे, 15 दिन में पहुंच जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन का ठीक होना ज़रूरी है। जहाँ तक एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बात है, मैंने अपने पिछले 18-20 साल के अंदर जो बात सबसे अहम लर्न की, वो बात मैंने ये लर्न की कि हमारे बच्चे को आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। वो एनवायरनमेंट, आप दुनिया का बेस्ट बीज ले आएँ, आप दुनिया का बेस्ट फर्टिलाइज़ ले आएँ, लेकिन अगर आपने उसको एनवायरनमेंट नहीं दिया तो आप उसको कभी भी ग्रो नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का ये विज़न भी है और इसी की बुनियाद पे हमने एक कंप्लीट लाइफ लर्निंग प्रोग्राम के नाम से एक पूरा प्रोग्राम जो है वो उस एकेडमिक सिस्टम के साथ हमने पैरेलल लॉन्च किया, जिसको हम हमेशा बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं कि जब तक ये लाइफ लर्निंग प्रोग्राम जो इसकी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस हैं उसके लिए अगर हम आज इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे, ये बच्चा अगर स्ट्रीट स्मार्ट नहीं होगा, ये बच्चे के अंदर, मतलब उसकी एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। मैं आज कल ही की बात है कि अपने जो हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स हैं, मैं उनके साथ बैठा था और हम प्लान कर रहे थे कि हमने एक टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप जो है वो इंशाल्लाह कमिंग फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हमने करवानी है। तो हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमने इनको बताना क्या है, हम चाहते क्या हैं इनसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात हमने जहाँ से पिक की, जिसको बुनियाद बनाया इस ट्रेनिंग वर्कशॉप का, वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 2025 में वो जो 10 स्किल्स रिक्वायर्ड हैं आने वाले लोगों के लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो हमने उस पर फोकस किया। और उन 10 स्किल्स के अंदर कहीं कोई स्किल जो है वो मेमोरी बेस्ड नहीं है, वो सारी की सारी स्किल्स जो हैं वो ह्यूमन बेसिस पे हैं, वो इंटरेक्टिव बेसिस पे हैं कि आप, क्योंकि हम इंसानों में रहने वाले लोग हैं, तो हम इंसानों के अंदर रहते हुए अपना काम कैसे करते हैं, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो वो जो 10 स्किल्स हैं जिसमें एनालिटिकल अप्रोच है, क्रिटिकल है, या जो भी आप उसको इनोवेशंस कह लें, क्योंकि हमें ये यकीन है कि जब तक हम ये सब बातें अपने टीचर्स में नहीं लेकर आएंगे, ये बच्चों में नहीं आ सकती। अच्छा, अब इसी तरह उस लाइफ लर्निंग प्रोग्राम के तहत हमने इग्नाइट योर पैशन का
एक पूरा प्रोग्राम ऑफ़र किया, हमने मीट द मेंटोर का एक पूरा प्रोग्राम ऑफ़र किया, या मैं जिस तरह आज आपके पास आया, मैं एक ख़ास तौर पे वक्त निकालता हूँ इस तरह के मौक़े जब मुझे मिलते हैं वहाँ जाने का, ताकि मैं मैस लेवल पे भी अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुँचा सकूँ। तो ये वो एक लाइफ लर्निंग प्रोग्राम है जो इंशाल्लाह आने वाले सालों में एक डिफरेंस क्रिएट करेगा। मैं अक्सर प्लेटफॉर्म्स पे ये कहता हूँ कि बच्चे का शौक़ मत मरने दें प्लीज़। आप अपने नंबरों की भेंट, अपने शौक़ की भेंट अपने बच्चे को मत चढ़ाएं। और भाई अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके तो ये क्या ज़रूरी है कि आपने अपने बच्चे को डंडे के ज़ोर पे डॉक्टर बनाना है? उसके शौक़ को ज़िंदा रहने दीजिए। और अल्लाह पाक ने हर इंसान को एक मुख्तलिफ सलाहियत देकर भेजा इस कायनात। सब एक ही काम ही नहीं करने आए। हम इस भेड़ चाल में चल पड़े हैं कि हम चाहते हैं सभी डॉक्टर बन जाएं, सभी इंजीनियर्स बन जाएं। एक थॉट प्रोसेस भी है हमारे माशरे के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, कि फ्रॉम द डे फर्स्ट जो बच्चा पैदा होता है वो डॉक्टर या इंजीनियर ही होता है, और हमारी थॉट्स भी उसी के अंदर ही रहते हैं। लेकिन हमने जुल्म क्या किया कि हमने बच्चे का जैसे ही उसने सोचना, समझना, सुनना शुरू किया तो हमने उसको कहा कि पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। तो मैं तो ऐसे बहुत सारे नवाबीन को जानता हूँ जो को बहुत पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। हालांकि हमें ये उसको पढ़ाना चाहिए था कि बेटे अगर पढ़ोगे, लिखोगे तो इस दुनिया में और आखिरत में तुम वो फलाह हासिल कर लोगे जो इंसान से अल्लाह पाक की ज़ात चाहती है। बिल्कुल। ये राना साहब, इसमें मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे एक मेंटालिटी है कि आप अगर एजुकेशन के लिए अच्छी एजुकेशन में जाएंगे, अच्छे इदारे में जाएंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, महंगी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड आउटपुट, वो इन टर्म्स ऑफ मनी जो आप फ्यूचर में गैदर कर रहे होंगे। तो मैं ये समझता हूँ इस वक्त 90% ऐसे पेरेंट्स हैं और टीचर्स भी हैं जिनकी ये थॉट्स हैं कि एजुकेशन इज़ बेसिकली फॉर अर्निंग मनी। तो इस थॉट को एक्चुअली ये दिस इज नॉट द प्योर मीन ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब है एक अच्छा इंसान बनना, डेवलप्ड नेशन का एक सिटीजन बनना, और वो सारे टिप्स एंड टेक्निक सीखना के जो एक सिविलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन या सिविलाइज्ड कम्युनिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन हमारी थॉट जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। इसकी बेसिक रूट काज क्या है? देखिए, इसकी रूट काज ये है कि आज हमें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो सरकार पूरी करने के हवाले से फेल हो गई है, नाकाम हो गई। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है, जब आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप कहते हैं यार मैं तो अपने अब्बू को यहाँ नहीं ला सकता। अच्छा, आप अब अब्बू को वहाँ नहीं ला सकते तो अब उसके लिए क्या चाहिए? आपको पैसे चाहिए। अब आप इसी तरह जब आपने पाकिस्तान की इकॉनमी की ट्रेन में सफ़र किया तो आप कहेंगे यार मैं अपने बेगम बच्चों को कैसे इस इकॉनमी क्लास की ट्रेन पे लेके जा सकता हूँ जो भूत बना देती है लाहौर से कराची तक पहुँचने के हवाले से। अच्छा, फिर आप जब आगे बढ़े तो आपने गवर्नमेंट के स्कूल में जाके देखा कि यार मेरा बच्चा जो है वो अब बगैर फैसिलिटीज़ के, और जो ये यहाँ का जो माहौल है, मैं तो नहीं चाहता मेरा बच्चा यहाँ पढ़े। अब क्या हुआ कि आपका हर वक्त का फोकस एक ही बन गया। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि बेसिक्स कभी भी लग्जरी नहीं होती। लग्जरी दुनिया में ही महंगी है और ये नेचुरल प्रोसेस है। हम तो लग्जरी की बात ही नहीं कर रहे। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ भाई बेसिक्स तो ठीक पूरे करो ना। बेसिक्स तो वो पूरे करो जो एक इंसान की रिक्वायरमेंट है। अब हुआ क्या, जब ये सब चीज़ें एक जो इमर्जिंग जो बिजनेसमैन बनने जा रहा है, जॉब करने जा रहा है, काम करने जा रहा है, तो जब वो अपने सराउंडिंग में देखता है कि वालिद अपने बच्चे को सोचता है तो वो कहता है मेरे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए क्योंकि मुझे हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए, मुझे ट्रैवलिंग के लिए, मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए, मुझे अपने बच्चों को अच्छा खाना पिलाना करने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी वजह है। जुड़ा हुआ एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल राना साहब के, जब इंटरमीडिएट पे स्टूडेंट आते हैं अपनी मैट्रिकुलेशन के बाद, वो इंटरमीडिएट के लिए अपनी अगली जो डिग्री है उसको डिफ़ाइन करने के लिए प्री इंजीनियरिंग, कॉमर्स या मेडिकल की एक शोबे की तलाश के अंदर वो चूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन सवाल जो मोस्टली स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स और उनके गार्डियंस की तरफ से जो रेज़ किया जाता है कि स्कोप क्या है। सो बेसिकली व्हाट दिस एक्चुअली स्कोप मीन, क्या है स्कोप? ये स्कोप is this I mean a statement of our community thought, या स्कोप एक वो रियल चीज़ है कि जिसके लिए हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली पढ़ के जाना चाह रहे होते हैं? तो क्या है स्कोप? why people called it कि what is the scope of the degree?
देखिए दुनिया ग्रेजुअली आपको पता है कि एक पूरा ग्लोबल विलेज बन चुका हुआ है। एग्जैक्टली। और ऑब्वियसली आपको ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो पूरी दुनिया की जो एक तस्वीर है, मैं इसमें कहाँ पे ठीक तरीके से फिट इन बैठता हूँ। बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो ट्रेंड्स तो होते हैं, रिक्वायरमेंट्स तो होती हैं। मतलब एक वक्त मुझे याद है कि लोग सारे कॉमर्स के पीछे भाग पड़े, एक वक्त आया लोग सारे आईसीएस के पीछे भाग पड़े, लोग एफएससी इंजीनियरिंग प्री मेडिकल से थोड़ा हटे, अब फिर सारे उस तरफ निकल आए। तो ये एक देखना तो आपको पड़ता है, क्योंकि हम नंबर्स को याद रखते हैं, हम डेवलपमेंट्स को याद रखते हैं, हम ये याद रखते हैं कि दुनिया में कौन लोग किस तरह से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो स्कोप तो एक ऑब्वियस बात है कि आप अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से फाइंड आउट ज़रूर करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, लेकिन ये भेड़ चाल नहीं है पाकिस्तान में। देखिए, भेड़ चाल और रिक्वायरमेंट में फ़र्क है। आज अगर हम आईटी की बात करते हैं तो आने वाले दिनों में आईटी रिक्वायरमेंट है, सिर्फ भेड़ चाल नहीं है। अगर आप आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं जो तेज़ी से जगह बना रही है, तो लोगों को पता है कि इसके लिए वर्क फोर्स चाहिए होगा, तो वर्क फोर्स तैयार होगा तो वो उसमें परफॉर्म करेगा ना। तो भेड़ चाल एक अपनी जगह है, लेकिन उस भेड़ चाल के साथ आप ट्रेंड को भी देख रहे होते हैं, आप दुनिया की रिक्वायरमेंट को देख रहे होते हैं। तो दोनों को ही बुनियादों पे आपको स्कोप एवेल्युएट करना चाहिए, भेड़ चाल की बुनियाद पे नहीं कि तुम्हारे चचा बैंक में बड़े कामयाब रहे हैं तो तुम बैंक में चले जाओ, तुम्हारे मामू डॉक्टर बड़े कामयाब रहे हैं तो चले जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बच्चे का इंटरेस्ट देखें। लैक ऑफ करियर प्लानिंग है, ना वालदैन उससे पूछते, ना वालदैन उससे दोस्ती करते, भाई तुम क्या चाहते हो। मतलब मेरे वालिद साहब ने, मुझे याद है जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे लगा कि यार साइंस सब्जेक्ट्स के साथ मेरी को बहुत ज़्यादा रग़बत नहीं है, मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैं आज तक अपने वालिद साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि आपने मुझे इंसिस्ट नहीं किया कि तुमने एफएससी करनी है। मैंने मैट्रिक के बाद आईकॉम किया और अल्लाह का शुक्र है मेरे एलए कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम भी और एमकॉम भी, जो इस वक्त पाकिस्तान का। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर ओवरऑल करियर काउंसलिंग की हाँ, जो बात मैं आपसे कर रहा था वो इम्पोर्टेंट बात ये कि स्कोप होता है बंदे का, जो मेरी राय के मुताबिक जो काम का एक इंसान होता है वो अपनी जगह बना लेता है। तो ज़रूरत है अपनी नस्ल के अंदर एटीट्यूड डेवलप करने की। एप्टीट्यूड तो अल्लाह की ज़ात के हवाले से किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। एटीट्यूड्स कैन मेक द डिफरेंस। इस वक्त पूरी दुनिया की सिचुएशन भी आपके सामने है। वो पुराना लर्निंग निज़ाम, रॉटन सिस्टम, वो अब शायद ज़्यादा देर ना चले। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अभी आप स्टूडेंट्स के लिए क्या 3 चीज़ें ऐसी रेकमेंड करेंगे कि जिनके ऊपर उनको फोकस करना चाहिए, जिनके ऊपर उनको काम करना चाहिए, ताकि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ रियल वर्ल्ड लाइफ के अंदर भी compete कर सकें और इंडस्ट्री का मुकाबला कर सकें? देखें, इसमें सबसे पहली जो मैं इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात समझता हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए जी, वो है उनकी सेल्फ मीटअप। अपने आप से सेल्फ क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी एक्सप्लोरेशन कह लें, उसको सेल्फ क्वेश्चनिंग कह लें, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते आप कुछ भी प्लान नहीं कर सकते। मतलब मुझे पता है कि यार मैं 150 किलो के डंबल नहीं उठा सकता, तो मुझे पहले सोचना चाहिए ना। हाँ, मैं अगर कहता हूँ कि मैंने लाजमी उठाने तो मुझे उसके हिसाब से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप कहें कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है, सेल्फ मीटअप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इखलास नीयत बहुत इंपॉर्टेंट है। नीयत को ही भाग लगते हैं। अपनी नीयत को दुरुस्त रखिए। नीयत ज़िंदगी में कभी ये मत रखिए कि मैं किसी के लिए, दूसरे के लिए नुकसान का बायस बनूं, बल्कि नीयत हमेशा ये रखिए कि यार मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो। तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो है आपके अंदर हार्ड वर्क की आदत डालना। हार्ड वर्क एक ज़बरदस्त, उसको स्मार्ट वर्क कह लें, हार्ड वर्क कह लें, एक डिफ्रेंशिएट हमने करना शुरू कर दिया। अगर मेहनत नहीं है और उस मेहनत के साथ सब्र और शुक्र नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि हम आने वाले दिनों में बेहतरीन तरीके से अपने जो अल्लाह ने जो हमें एक हमारे हिस्से का काम दिया है उसको बेहतर तरीके से करने में कामयाब हो पाए। एक्सीलेंट, बड़ी ज़बरदस्त बात की आपने राना साहब। लास्ट में, आखिर में आपसे एक पर्सनल सवाल, बिकॉज मैं भी इस फैमिली का हिस्सा रह चुका हूँ जहाँ पे प्रीवियसली आप एसोसिएट थे। आपकी जो रग़बत है चौधरी अब्दुर्रहमान साहब के साथ, पूरा पाकिस्तान जानता है उनको, वो बिल्कुल भाइयों जैसी हमने देखी है, एक सीट पे स्टिल है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो सारा कुछ है। लेकिन आप माशाल्लाह वो कलेक्टिवली काम कर रहे थे,
लेकिन ये भी दुरुस्त है कि उनसे दूरी इख्तियार की आपने, आप दोनों ने आपस में से दूरी इख्तियार की। वजह क्या बनी और उनके लिए आज के वक्त में मैसेज क्या है? अच्छा देखिए, ये सवाल जो आज आपने ऑन एयर पूछ लिया मुझसे, जी जी, ये ऑफ द कैमरा और ऑफ द एयर काफ़ी लोगों ने बहुत मुझसे, लोगों ने, मैंने इसीलिए कहा कि मैं पर्सनली, बिकॉज मैं उस फैमिली का हिस्सा रहा हूँ, नहीं, तो आपने अच्छा इसलिए किया। मैंने आपसे पूछा। देखिए, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का अमर के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। बिल्कुल। अगर आज मुझे कोई ये पूछे कि जी एक रीज़न बताएं, 2 बताएं, 4 बताएं, 6 बताएं, तो मैं शायद कोई भी नहीं बता सकता। सही, पहली बात। सही, सही। दूसरी बात यह है, मैं इसको सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म समझता हूँ। बिल्कुल दूसरी बात यह है Exactly. कि जब अलहदगी हुई तो मैंने बिल्कुल ये प्लान नहीं किया था कि मैं एजुकेशन की ही फील्ड में आऊँगा। ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं कोई और बिजनेस जो है उसको इस्टेब्लिश करूँगा, ठीक है। लेकिन मेरे अल्लाह का हुक्म था तो मुझे इसी काम में वापस आना पड़ा। बिल्कुल ठीक है। तीसरी बात जो आपने कही उनको पैगाम के हवाले से, क्या है? पैगाम ये है कि मैंने ज़िंदगी में उनसे बहुत ज़्यादा लर्न किया। मेरे वो बिल्कुल एकेडमिकली भी उस्ताद हैं और वो मेरे प्रोफेशनली भी उस्ताद हैं। Agree. और हमेशा मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। बिल्कुल ठीक। अल्लाह पाक उनको और दिन दुगनी रात चुगनी जो है तरक्की दे। वो तरक्की दे, और वो माशाल्लाह से बड़ा शानदार बेहतरीन काम कर रहे हैं, और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहें और उनकी सारी टीम आगे बढ़ती रहे। राना साहब, आपके टाइम का, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपका वेरी मच, बहुत आपने शुक्रिया। हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह फिर आपको एक दफ़ा मदऊ ज़रूर। करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट्स के इसमें हवाले से apply- और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। जी तो नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में हाजिर होंगे एक नए एक्सपर्ट एडवाइस के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।